नमस्कार स्टूडेंट्स। कुचामन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने साइंस में आपको अध्याय 1 मानव स्वास्थ्य यानी भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आज उसके आगे मैं समझा रहा हूँ। अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। कल हमने कुपोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, दूध के बारे में। विटामिन कुपोषण यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोगों और उन रोगों के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार प्रोटीन की कमी से 2 रोग हुए थे, क्वाशियोर और मेलास्मास। इन रोगों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। वह पोषण जिसमें खनिज की कमी हो उसे खनिज कुपोषण यानी कि वह पोषण जिसके अंदर खनिज तत्वों की कमी, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लौह तत्व, आयोडीन, ये खनिज तत्व है। इनकी कमी हो तो वो खनिज कुपोषण कहता है। तो इससे संबंध में हम एक सारणी बता रहा हूँ, आपको एक सारणी बता रहा हूँ। खनिजों के नाम, स्रोत कहाँ से वो प्राप्त होते हैं और कार्य, उनके क्या कार्य। तो 2 खनिज ऐसे जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों खनिज एक ही मतलब स्रोत से प्राप्त होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। जैसे नमक, मछली, मांस, अंडा, इनसे ये प्राप्त होता है। नमक, मांस, मछली, अंडा और दूध, इनसे ये 2 तत्व यानी खनिज तत्व सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? नमक, मांस, मछली, दूध और अंडा। इनके कार्य हैं, इनका यह कार्य है
मांसपेशियों का संकुचन करते हैं। मांसपेशियों की तरफ का संकुचन करते हैं। तंत्रिका आवेग का संचरण करते हैं। और शरीर में विद्युत अपघटन करते हैं। ये 3 कार्य। अगला खनिज तत्व कैल्शियम। कैल्शियम भी सफेद रंग का होता है और आपको पता है किससे प्राप्त होता है? दूध। इसी प्रकार दूध, अंडा, यानी इसके स्रोत है दूध, अंडे या अंडा और हरी सब्जी। ये स्रोत हैं कैल्शियम प्राप्त करने के। और इससे कार्य जो है ये है विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। मतलब विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। और अगला तत्व है, पर बना लेता हूँ, लोह तत्व एपीफेरस यानी आयरन, लोहा। अब लोह तत्व की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है और ये जो प्राप्त होता है लोह तत्व अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंडा, मांस, हरी सब्जी और गाजर, गुड़, पालक, गाजर, गुड़, पालक, ये इनसे मेथी, इनसे लोह तत्व प्राप्त होता है। इसकी जो कार्य है, लोह तत्व का अपना शरीर में जो कार्य है, ये लोह तत्व जो हमारे शरीर में एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगला तत्व है फास्फोरस। ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। फास्फोरस अपने को मिलता है दूध, हरी सब्जी, दूध, हरी सब्जी
और बाजरा, रागी, रागी भी एक फसल होती है। मोटे अनाज में बाजरा, रागी और जो सूखे मेवे हम खाते हैं जैसे बादाम, अखरोट, सूखे मेवे, इनसे फास्फोरस प्राप्त होता है। फास्फोरस का हमारे शरीर में कार्य है, ये है कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। एक और तत्व है आयोडीन। आयोडीन जो है हमारे को नमक, ज्यादातर हमारे को नमक से प्राप्त होता है। समुद्री भोजन जो कि खाया जाता है, मछली, मांस, समुद्री भोजन, नमक, समुद्री भोजन और जामुन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, इनको खाने से आयोडीन की प्राप्ति होती है और ये हमारे शरीर में कार्य है इसका, ये हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे कुछ खनिज तत्वों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब कुछ आगे के बिंदु बता रहा हूँ। पीने योग्य जल, अपना पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो के गुण, यानी पीने योग्य जल के गुण बताता हूँ मैं। पीने योग्य जल के गुण या विशेषताएं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पीने योग्य जल के 4 गुण लिखिए या 2 गुण लिखिए, तो आपको पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो पीने योग्य जल के गुण होता है कि जल जो है रंगहीन, यानी कोई कलर नहीं होता, स्वच्छ और पारदर्शी होना चाहिए। तो ये पहला गुण लिखा जा सकता है कि जल रंगहीन, स्वच्छ व पारदर्शी होना चाहिए। यानी जल बिना रंग का, यानी कोई रंग नहीं होता जल का। तो जल का पहला गुण है जल रंगीन, स्वच्छ और पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा गुण है जल का पीएच मान 7 होना चाहिए। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। यदि 7 से कम है तो वो जल अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो वो जल क्षारीय हो जाएगा। तो यानी कि अपना जल का जो पीएच मान है वो
7 होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में O2, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, O2 घुली होनी चाहिए, यानी पर्याप्त जितनी आवश्यकता है, जितनी मात्रा अनुपात चाहिए उतनी मात्रा में जल के अंदर ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए, यानी जल के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। यदि जल के अंदर सूक्ष्म जीव है तो वो दूषित जल कहलाता है। अब ये तो अपना कुछ गुण लिखा हमने पीने योग्य जल के। अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, दूषित जल यानी जिसमें जल में अशुद्धियां हो वो दूषित जल के दुष्प्रभाव बताए। तो दूषित जल से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक से होती हैं और इन कारकों में हैजा, पेचिस और जैसी कई हानिकारक बीमारियां फैल जाती हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण होता है और वायरल संक्रमण से हेपेटाइटिस और टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। और गंदा पानी पीने से अपने को एक नारू रोग यानी कि बाला रोग होता है। तो नारू रोग यानी बाला रोग जिसे कह सकते हैं नारू रोग या बाला रोग का रोगजनक क्वेश्चन पूछा हुआ तो ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नारू रोग या बाला रोग के रोगजनक का नाम बताइए, तो ध्यान रखें ड्रैकनकुलस, मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जो कि नारू रोग के रोगजनक का नाम है। क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा भी जा सकता है कि नारू रोग यानी बाला रोग के रोगजनक का क्या नाम है, तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। अब मैं मोटापा के बारे में बताऊं। अगला बिंदु है मोटापा। मोटापा आप सभी जानते हैं कि शरीर का रूप बड़ा हो जाता है और मोटापे कैसे फैलता है, उसके कारण मोटापा क्या होता है, यानी शरीर भार सूचकांक BMI। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स। तो शरीर भार सूचकांक हिंदी इसका हिंदी में पूरा नाम बोलता हो तो शरीर भार सूचकांक BMI का पूरा नाम होता है। यदि हमारे शरीर यदि मानव या मनुष्य का यदि मानव शरीर का भार सूचकांक 30 kg प्रति मीटर से स्क्वायर से अधिक हो तो इसकी परिभाषा मैं आपको सही तरीके से बता देता हूं। जब शरीर भार सूचकांक, ये BMI का भी पूरा नाम हो गया, यानी BMI। यदि शरीर भार सूचकांक 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर
से अधिक हो तो उसे मोटापा कहते हैं। यानी शरीर भार सूचकांक अगर 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो उसे मोटापा कहते हैं। मोटापा बढ़ने, मोटापा के क्या कारण है, कारण पूछे जा सकते कारण। तो मोटापा बढ़ने का यानी मोटापा होने का पहला कारण है शरीर का वजन बढ़ने से भी मोटापा आता है। शरीर का वजन बढ़ने से। दूसरा कारण हो सकता है कि अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से। अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से। और कारण है जंक फूड, जिसे फास्ट फूड कहते हैं, या कृत्रिम भोजन करने से। यानी बाहर की होटल में जैसे इडली, समोसे, सांभर, यानी कई आजकल के भोजन है, कई प्रकार की वैरायटी के भोजन चलते हैं, वैसे जंक फूड कहते हैं उनको, कृत्रिम भोजन। ऐसा भोजन करने से भी मोटापा बढ़ता है। एक कारण व्यायाम न करने से, कम व्यायाम करने से, या व्यायाम न करने से भी मोटापा बढ़ता है। और भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अब इस मोटापा को कम करने के लिए क्या उपाय या उपचार। पहला उपाय या पहला उपचार जो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहली बात नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। दूसरा उपाय या उपचार है अधिक चर्बी युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक चर्बी युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड नहीं करना चाहिए, यानी फास्ट फूड नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आता है रक्तचाप। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रक्तदाब, बात एक ही। यानी कि रुधिर में दो प्रकार की वाहिनियां होती हैं, धमनी और शिराएं, और उनके ऊपर रुधिर द्वारा यानी कि उनकी दीवारों पर यदि रुधिर द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब यानी रक्तचाप कहते हैं। तो रुधिर वाहिनियों द्वारा पर डाले गए
दाब को रक्तदाब यानी बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि रक्तचाप, रक्तदाब और ब्लड प्रेशर यानी बीपी एक ही बात है। रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों पर डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। और रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम है रक्तदाब को स्फाइग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर या रक्तचाप मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। यानी ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर यानी रक्तचाप मापी द्वारा। और इसमें ध्यान दें, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 Hg होता है। प्रश्न पूछा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब कितना होना चाहिए, कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। अनुशीतलन दाब और ईस्वी में स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम रक्तदाब गोलों में मापा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यानी सर्वप्रथम घोड़ों में रक्तदाब किसने मापा? स्टीफन हेल्स। कब मापा? 1733 ईस्वी में। इसके अलावा 1983 में कापलन ने रक्तदाब को परिभाषित किया। यानी कि रक्तदाब संबंधित लिए एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। और रक्तदाब दो प्रकार का होता है, निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। इनके बारे में जानकारी हम अगले क्लास में बढ़ेंगे। धन्यवाद।